अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSA TV। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तीन मौज़ूआत के ऊपर। एक तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा T20 मैच कल निंजा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। दूसरा, 24 नवंबर को PTI की तरफ से इस्लामाबाद में जो जलगार करने का मनसूबा बनाया गया है, उसके हवाले से आपको बताएंगे कि उनका क्या इरादे हैं और हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। और नाज़रीन, तीसरी काम खबर आपसे शेयर करेंगे कि जो सास और बहू का झगड़ा है उसने किस तरह एक निहत्ती लड़की की जान ले ली और किस तरह एक सफाकी का एक मुजाहरा किया गया जिस पर पूरी इंसानियत के साथ शर्म से झुक गए हैं। तो अपनी पहली खबर की तरफ आते हैं कि नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो तीसरा T20 मैच निंजा स्टेडियम में खेला जाएगा, उस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान चूँकि ये सीरीज़ हार चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से ऑलरेडी T20 सीरीज़ जीत ली है। अब नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाने का इम्कान है और पाकिस्तान के जो स्टार बैट्समैन रहे हैं किसी दौर में, बाबर आजम, वो मुसलसल ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ना उनसे टेस्ट मैच खेली जा रही है, ना उससे वनडे मैचेस खेले जा रहे हैं, ना ही वो T20 में परफॉर्म कर रहे हैं। अब सोचा ये जा रहा है कि आगे जो टूर है पाकिस्तान का, ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का, उसमें बाबर आजम को उससे ड्रॉप किया जाए। और हत्तल इम्कान यही अब ज़राए बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि सुबह जब प्लेइंग 11 अनाउंस होगी पाकिस्तान की तरफ से, तो यही उसमें चांस है कि बाबर आजम इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अभी ये हतमी बात नहीं है, लेकिन इम्कानात इस चीज़ के बन रहे हैं कि या तो बाबर आजम को तीसरा जो T20 मैच है वो खिलाया जाए और अगले टूर में इसको रेस्ट दिया जाए, या ये है कि तीसरा अगर T20 खिलाते हैं वो परफॉर्म कर गया तो फिर उसके बाद और पाकिस्तान को उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाबर आजम चूँकि मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं, अब उनको कम से कम 1 साल का रेस्ट दिया जाए ताकि वो जो ज़हनी तौर पर दोबारा से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और अपने आप को जो है ज़हनी तौर पर मजबूत करें और दोबारा से टीम का हिस्सा बने, क्योंकि अभी वो टीम के ऊपर एक बोझ बनते जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में बाबर आजम जो है पहले नंबर पर विराजमान है, लेकिन अभी उन कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं है, लगातार वो फ्लॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें यकीनन नए खिलाड़ी शामिल होंगे और उनको मौका दिया जाए। पाकिस्तान सीरीज़ तो पहले भी हार चुका है, लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनको एक तजर्बा मिलेगा और वो बेंच पर बैठे हुए इस बात का इंतज़ार ही कर रहे थे कि उनको मौका दिया जाए। बाज़ औक़ात पूरी सीरीज़ हो जाती है, किसी नए खिलाड़ी को मौका ही नहीं मिलता, तो ये अच्छा एक चांस बन गया है। नए खिलाड़ी को मौका दें, बाबर आजम को भी रेस्ट दें और ताकि नए खिलाड़ी को मौका दिया जाए, उनको परफॉर्म करने का मौका मिले और अपनी कारकर्दगी वो दिखा सकें। तो दूसरी अहम खबर यह है कि जो 24 नवंबर को PTI ने एहतजाज की कॉल दी है, कहा यह जा रहा है कि ये उनकी तरफ से बड़ी हतमी कॉल है। जिस तरह उनके जो लीडरान दावे कर रहे हैं, आज ही पेशावर में एक इजलास हुआ कि हम आएंगे, चारों तरफ से आएंगे और पता नहीं किस तरफ से आएंगे, इस्लामाबाद में आके बैठ जाएंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे हम नहीं उठेंगे। तो अभी तक उनकी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। जो शरीफ अफजल मरवत हैं वो कह रहे हैं जी हमें किसी चीज़ों का इल्म ही नहीं है। जो इमरान खान की बहनें हैं, अलीमा खान वगैरह, वो एक अलग ग्रुप को लीड कर रही हैं। जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की बीवी, वो एक अलग ग्रुप को लीड कर रही हैं। जिस तरह उन्होंने सारे लोगों को कहा है कि जो MNAs और MPAs हैं वो बिल्कुल 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार बंदा लेकर आएंगे तब उनकी माफ़ी है। लेकिन जिस तरह का मौसम ठंडा हो गया है, बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है कि उनका ये एहतजाज किसी ठिकाने पर पहुंच सके। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी मुकम्मल तैयारियां कर रखी हैं और उनका कहना यह है कि हम उनको किसी सूरत भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने नहीं देंगे, बल्कि ये पार्टी टूट फूट का शिकार है। वो सिर्फ अपना एक प्रेशर डालने के लिए आना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि PTI वाले पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो हमारे लिए कोई इतना मसला नहीं है। पहले भी आए थे, वापस चले गए थे, तो अब भी आएंगे तो वो बिल्कुल वापस चलेंगे जाएंगे, हमारे ऊपर इस चीज़ का कोई भी प्रेशर नहीं है। लेकिन जो पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर ये सारी जलगार होती है, वो इस सारी सिचुएशन के साथ से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों का जो है ना अस्पतालों में लोग पहुँच सकते हैं, ना लोग अपने काम पर पहुँच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला इस्लामाबाद और पिंडी के जुड़वा शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बना हुआ है कि यहाँ पर तो एक मजाक ही बन गया है। PTI वाले ने बार बार इस्लामाबाद की तरफ जलगार का क्या कर अपनी जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त है, जो प्रेशर था, वो भी ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए अब इनको सीरियस ही नहीं लिया जा रहा, लोग निकलने का नाम नहीं ले रहे।
सर्दी बहुत ज़्यादा है। इमरान खान जो है जेल के अंदर वो बैठा हुआ है, वो अब चाहता है कि जो लोग मेरे वोट लेकर आए हैं वो अब मुझे रिहा कराने के लिए भी कोशिश करें, लेकिन इस तरह जलगारों से, इस तरह जत्थे लेकर घुसने से ना तो कभी कोई रिहा हुआ और ना ही कभी सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर इसका कोई प्रेशर पड़ा। अगर इस तरह होता तो 126 दिन का जो धरना इस्लामाबाद में इमरान खान ने दिया था उसकी वजह से गवर्नमेंट गिर जाती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनका दौरा मनसूख हो गया, पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन PTI को भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हुकूमत इस धरने की वजह से नहीं गई। इसलिए ये जलगार वाले मामला जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुल्क में अनारगी और अफरा तफरी फैलाने का एक ज़रिया है जिसकी कोई दूर रस नतीजे निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल देखना चाहिए कि 24 नवंबर को PTI क्या करती है। जिस तरह दावे तो बड़े बुलंद को बांग दावे किए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इसका पता तो 24 तारीख को ही पता लग जाएगा। और हुकूमत जो है वो बड़े ईजी हुई है। वो कहते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है, कोई भी नहीं निकल रहा। इमरान खान के बगैर PTI की क़यादत पीछे कोई भी नहीं है, लोग घरों से नहीं निकाल सकते। ये किराए पर लोगों को अगर पैसे 2-2 हज़ार रुपये देकर भी लाएंगे तो लोग तब भी नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और एक बंदा एक के महीने 10,000 बंदा लेकर आएगा तो उसका खर्चा आप निकालें तो 10 करोड़ रुपये बन जाता है। कोई भी इतने पैसे लगा नहीं सकता, ना किसी के पास इतने पैसे हैं। इसलिए अब ये एक तीसरा शो भी PTI का फ्लॉप शो ही नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि PTI का शो ये भी फ्लॉप हो जाएगा। आज तीसरी अहम खबर यह है कि डस्का के अंदर एक सफाक वाक़या हुआ कि एक सास ने अपनी बहू से जेलस होकर, हसद का शिकार होकर उस बहू को जो कि उसकी बहन की बेटी थी उसको ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश की बेहुरमती की, उसके जिस्म के अज्जा के टुकड़े करके तो 2-3 जगहों पर फेंक दिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जालिम लोग पकड़े गए। सास और बहू का रिश्ता जो है वे असल से ही इसके दरमियान जो है इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इस हद तक पहुंच जाएंगे तो जिसकी जो तवक्को नहीं की जा सकती। जब उसके वालिद ने पता किया कि बेटी के साथ रब्ता नहीं है तो उन्होंने कहा जी कि आपकी बेटी जो है वो अपने किसी अशना के साथ भाग गई है। बाप जो था वो पुलिस का मुलाजिम था, उसको शक पड़ा, उसने जब इनको पकड़ा, पुलिस में दरख्वास्त दी तो पुलिस ने जब इनके ऊपर थोड़ा बहुत इनसे इंक्वायरी की तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि किस तरह उसको मारा गया, उसकी लाश में टुकड़े किए गए। जब पूछा गया कि आपने इसको क्यों मारा तो उसने कहा जी मैं हसद का शिकार थी और मेरा बेटा जो है, एक ही मेरा बेटा है, वो सारा ख़र्चा मेरी बहू को भेजता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वसद होता था और हसद की वजह से मैंने अपनी बेटी और अपने नवासे के साथ मिल के तो इसको जो है मार दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है कि जिसकी जो है तरदीद जो है बहुत छोटा लफ्ज़ है। अब जो हमारी कानून है, जो कानूनी मामलात हैं, इनको कानूनदान बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन हमारी ये इल्तिजा है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त एक्शन ले और इन कातलों को ऐसी सज़ा दी जाए कि ये इबरत का निशान बने और आइंदा कोई भी ना सास बहू के साथ ऐसा करे और ना बहू सास के साथ ऐसा करे और ना कि इस तरह का जुल्म करने के बारे में सोचे। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। बहुत शुक्रिया।